बदचलन एक ऐसा शब्द है जिस औरत के साथ जुड़ जाए उसकी ज़िंदगी का अर्थ ही बदल जाता है। लोगों की नज़रें उसके प्रति पल भर में ही बदल जाती हैं। उसकी बरसों की इज्जत, उसकी मर्यादा, उसकी अच्छाई, उसका अस्तित्व सब उस बदचलन नाम के शब्द की चिता में जलकर खाक हो जाती है और लोगों की नज़रों में उसके मन में उसकी एक अलग ही छवि बन जाती है। एक ऐसी छवि जिसे यह समाज, यहाँ के लोग घृणा की नफरत की दृष्टि से देखते हैं। एक ऐसी ही कहानी बदचलन लेकर आई हूँ आपके सामने जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। हाँ मैं हूँ बदचलन पापा, सुना आपने? हाँ मैं हूँ बदचलन भैया, आप भी सुनो। अपनी आबरू, अपनी मर्यादा, अपनी अस्तिमा, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना तुम जैसे शरीफों की नज़रों में गलत है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा करके गलत किया है, तुम्हारी इज्जत पर कीचड़ उछाला है और मैं बदचलन हूँ तो हूँ मैं बदचलन। पग पग हवस के भूखे भेड़ियों को अपने आप से बचाना, अपनी इज्जत की, अपने अस्तित्व की रक्षा करना तुम जैसे शरीफों की नज़रों में गलत है। अगर मैं ऐसा करके सबकी नज़रों में गुनाहगार बन गई हूँ, बदचलन बन गई हूँ, तो हूँ मैं बदचलन। मुझे बदचलन बनना भी मंजूर है, लेकिन अपनी इज्जत सबके सामने न्योछावर करना नहीं। वहीं अगर उस औरत ने एक बार भी उस बंद पिंजरे में जरा सी भी फड़फड़ाने की, कुछ कहने की कोशिश की तो उसे बदचलन का खिताब दे दिया जाता है। उसके हर त्याग, हर समर्पण पर उसकी अच्छाई को इस बदचलन शब्द की चिता में जला दिया जाता है। मैंने भी हर कदम कदम पर जहर का घूंट पिया, हर तरीके से रिश्ते को बचाने की कोशिश की, एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ा भी नहीं सकी। हर जुल्म, हर सितम सहा। एक बार अपनी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करने वाले दरिंदे पर हाथ क्या उठा दिया कि मैं बदचलन बन गई और वह दरिंदा आप सब लोगों की नज़रों में शरीफ बन गया। और अब तुम लोगों को लगता है कि यह सब देखकर सुनकर भी मैं चुप रहूं, एक देवी की तरह महान बन जाऊं और तुम लोगों की इज्जत की खातिर फिर से अपने आप को उस नरक में झोंक दूं और एक अच्छी बेटी, अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू इस समाज को दिखाने की खातिर बनी रहूं, जबकि उस नरक में तिल तिल कर जलती रही हूँ। क्योंकि तभी तुम सब लोगों की नज़रों में मैं एक देवी रहूँगी ना, तो नहीं बनना मुझे ऐसी देवी जहाँ कदम कदम पर मेरे अस्तित्व को धिक्कारा जाता है, जहाँ कदम कदम पर मुझे अपनी पवित्रता, अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, जहाँ अपना हक मांगने पर गाली गलौज मारपीट की जाती है, किसी से मदद मांगने पर बदचलन का दर्जा दिया जाता है। नहीं चाहिए मुझे ऐसे दोगले समाज की झूठी इज्जत, जहाँ एक अबला और बेसहारा नारी की मदद करने की बजाय, उसका दर्द समझने की बजाय उसे झूठी इज्जत के लिए घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, चाहे वह जीवन भर एक जिंदा लाश बनकर ही क्यों न रह जाए। क्या अपना हक मांगना, क्या अपनी इज्जत की रक्षा कर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना, अपनी इज्जत पर हाथ डालने वाले दरिंदे के गाल पर तमाचा जड़ना, अपनी आबरू, अपने अस्तित्व के लिए घर छोड़ना, इस समाज आप सबकी नज़रों में गलत है। इस समाज की नज़रों में अगर यह सब करके मैं एक बदचलन हूँ तो मैं हूँ बदचलन। मैं गर्व से कहती हूँ मैं एक बदचलन हूँ। यह कहते हुए देविका गहरी नींद से चीखते हुए उठ गई। हाँ हूँ मैं बदचलन। उसके चीख कर उठने की आवाज़ सुनकर उसकी बेटी तनीषा दौड़कर कमरे में आई और बोली, क्या हुआ माँ? आपने फिर से वही बुरा सपना देख लिया ना माँ? यह सुनकर देविका कहीं खोई हुई गुस्से में बोली, नहीं बेटी, सपना नहीं, यह मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। मेरी नहीं, मेरे जैसी न जाने कितनी औरतों की ज़िंदगी की हकीकत है। यह सुनकर तनीषा बोली, माँ, वर्षों गुजर गए उस बात को, लेकिन अभी भी यह बातें, वह शब्द आपके जहन से नहीं निकलते। यह कहते हुए तनीषा ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोली, माँ, मैं नहीं जानती कि आपने कितना दर्द, कितनी तकलीफ़ सहन की है। मैं आपके उस दर्द का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती, लेकिन आपकी आंखों को देखकर, चेहरे को देखकर उस दर्द को थोड़ा बहुत महसूस तो कर सकती हूँ ना। माँ, यह समाज ऐसा ही है।
माँ आखिर कब तक आप उन बातों को याद कर अपने आप को यूं तड़पाती रहोगी। यह कहते हुए तनीषा ने अपनी माँ देविका के चेहरे की तरफ देखा, जो कहीं गहरी सोच में डूबी हुई थी। यह देखकर तनीषा बोली, माँ आप बैठो, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। यह कहकर तनीषा वहाँ से उठकर रसोई में चली गई। उसके जाते ही एक बार फिर देविका ना चाहते हुए भी अपने अतीत में खो गई। देविका का जन्म एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में एक छोटे से गांव में हुआ था। देविका कुल 6 भाई बहन थे। सबसे बड़ा एक भाई जतिन, उससे छोटी एक बहन और उससे छोटी देविका। फिर देविका से छोटी 2 बहनें और एक भाई था। देविका के पिता पंचायत समिति में एक सरकारी बाबू थे। घर में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी की जमीन भी थी। जैसे तैसे करके परिवार का गुजारा ठीक ठाक तरीके से हो जाता था। अपने नाम की तरह ही देविका भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। बचपन से ही देविका को सिखाया गया था कि वह मर्यादा में रहे। उन लोगों के लिए उनकी इज्जत ही सब कुछ है। देविका हमेशा से ही देखती आई थी कि उनके घर, गांव, परिवार, समाज, सब जगह एक लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों से घर की मान मर्यादा, इज्जत रखने की उम्मीद की जाती है। एक बार देविका को याद है, जब वह 10वीं क्लास में पढ़ती थी, रोज़ अपने गांव से दूर कस्बे में पढ़ने जाया करती थी। स्कूल के अंदर प्रवेश करने से पहले स्कूल के गेट पर एक आवारा लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा रहता। जब देविका अपनी सहेलियों के साथ स्कूल के प्रांगण में प्रवेश करती तो उससे पहले वह गंदे गंदे ताने और फब्तियां देविका और उसकी सहेलियों पर कसता। यह सब देखकर देविका को बहुत गुस्सा आता, लेकिन देविका ने पहले उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि देविका उनके मुंह लगना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि बेवजह बात ज़्यादा बढ़े। एक दिन तो उस लड़के ने हद कर दी। उसने सीधे ही सबको छोड़कर देविका के बारे में कुछ ऐसा कहा कि देविका का खून खौल उठा और देविका ने गुस्से में उस लड़के को एक लताड़ लगाई। तब वह लड़का गुस्से में देविका के सामने आया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। यह देखकर देविका को बहुत गुस्सा आया और उसने एक जोरदार तमाचा उस लड़के के गाल पर रख दिया और वहां से सीधे ही स्कूल के प्रांगण में चली गई। देविका ने जाकर यह सारी बात अपनी स्कूल टीचर को बता दी। स्कूल टीचर ने भी इस बात का तुरंत रिएक्शन लिया और उस लड़के के बारे में जानकारी प्राप्त करके तुरंत उसके घर वालों को सूचना दी कि अगर उन लड़कों ने फिर से देविका या किसी भी लड़की को परेशान करने की कोशिश की तो वह कोई कानूनी रिएक्शन लेगी। शायद स्कूल टीचर की बात उसके घर वालों से कहने पर उस पर उन लड़कों के घर वालों ने उन लड़कों को डांटा था, समझाया था, जिसकी वजह से वे लड़के देविका को घर वापस लौटते समय वापस नहीं मिले। लेकिन जैसे ही देविका घर पहुंची और उसकी बात उसके माता पिता तक पहुंची तो उसके माता पिता ने उसकी तारीफ करने की बजाय, उसका साथ देने की बजाय उसे ही डराया धमकाया। उसकी माँ गुस्से में बोली, तू वहाँ पढ़ने जाती है या यह सब करने? यह सुनकर देविका बोली, माँ पहले मेरी बात तो सुनो। तब देविका की माँ बोली, चुप कर, बहुत हुआ। एक बात कान खोल कर सुन ले देविका, अगर पढ़ना है तो चुपचाप रास्ते जाया कर और रास्ते आया कर। अगर इस तरह की शिकायत दोबारा आई ना तो तुम्हारी टांग तोड़कर इसी घर में बैठा लूँगी। हमें यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि तुम्हारी वजह से लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं, हमारी इज्जत पर कीचड़ उछालें। यह सुनकर देविका बोली, माँ जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो फिर हमारी इज्जत पर आंच क्यों आएगी? गलती तो उस घटिया लड़के ने की थी, तो इसमें भला मेरी क्या गलती है? यह सुनकर देविका की माँ चीखते हुए बोली, अरे गलती किसकी भी हो, लेकिन लोग तो उंगली एक औरत पर ही उठाते हैं ना। लोग आज भी यही बातें बना रहे हैं। इतनी लड़कियों में भला उस लड़के ने तुम्हारे साथ ही छेड़खानी करने की क्यों कोशिश की? गांव की औरतें तो यही बातें बना रही हैं कि जरूर तुमने ही उस लड़के को कुछ कहने के लिए उकसाया होगा। यह सुनकर देविका ने कुछ नहीं कहा। वह वहां से गुस्से में उठकर दूसरे कमरे में आ गई, लेकिन वह सोचने के लिए मजबूर हो गई कि हर बार दोषी औरत को ही क्यों ठहराया जाता है।
और आखिर यह समाज किस इज्जत की बात करता है? अरे जब औरत अपनी इज्जत के लिए, अपनी आबरू के लिए, अपने चरित्र पर उंगली उठाने वाले के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती, उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती, यह लोग औरतों के साथ ऐसा सब कुछ होते देखकर उसका साथ देने की बजाय उसे ही दोषी ठहराते हैं, तो फिर यह लोग किस इज्जत की बात करते हैं? क्या औरत को डरा धमकाकर घर में घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर करना, रास्ते में आते जाते उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालने वालों की चुपचाप सुन लेना, क्या यही इज्जत है? हर बार सदियों से इस झूठी इज्जत के लिए औरत ही क्यों कुर्बान होती रही है? आज भी अगर लड़ाई दो मर्दों के बीच हो तो गाली तो औरत को ही लेकर दी जाती है। भला वे लोग कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें इस दुनिया में लाने वाली, बड़ा करने वाली एक औरत ही है। एक औरत के बिना एक मर्द का कोई अस्तित्व नहीं है। देविका यह सब सोचकर मन ही मन घुटती रहती, लेकिन अपने माता पिता की बात सुनने के बाद उसने चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि वह जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। देविका कभी कभी सोचती कि कितनी खुशकिस्मत होती होंगी वह लड़कियां, जिन्हें हर तरह की आज़ादी मिली होती है, जिनका हर कदम पर उनके माता पिता उनका सहयोग करते हैं, बिना किसी की परवाह किए बिना। जब भी देविका टीवी में ऐसी लड़कियों को, ऐसी औरतों को देखती तो उसका मन भी करता कि वह यहाँ से इन झूठी बेड़ियों को तोड़कर उड़कर कहीं दूर चली जाए, जहाँ पर खुलकर आज़ादी की सांस ले सके, जहाँ पर अपने हर सपने को पूरा कर सके, जहाँ पर इज्जत के नाम पर रोक टोक करने वाला, हर बात पर इज्जत के झूठे प्रवचन सुनाने वाला कोई ना हो। दिन गुजरते गए और इस तरह देविका ने अपने बीए तक की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वह 20 साल की हो चुकी थी। उसके माता पिता अब उसके लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। देविका की बड़ी बहन का विवाह भी कर दिया गया था और उसके माता पिता के हिसाब से उसकी बड़ी बहन अपने ससुराल में बहुत खुश थी, जबकि सच तो यह था कि वह अपने ससुराल में अपने मायके और अपनी ससुराल की इज्जत को बनाए रखने के लिए अपनी ज़िंदगी के साथ समझौता कर रही थी कि चाहे वह घुट घुट कर जिए, उसकी हर उम्मीदों पर, हर सपनों पर पानी फिर जाए, लेकिन उसके मायके और ससुराल की समाज में बनी झूठी इज्जत पर कोई आँच ना आए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।